नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ देश के 4 राज्यों के विधानसभा का भी चुनाव होना है, जिनमें से नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के 2 राज्य सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ साथ होगा। लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इन राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मीडिया समूह का फोकस कम ही जाता है। आज मैं चर्चा इन्हीं 4 राज्यों की करूंगा कि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है, वहां विधानसभा चुनाव में उठने वाले मुद्दे क्या हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का इन राज्यों की राजनीति में क्या भूमिका होगी। अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, भारतीय जनता पार्टी जहां उड़ीसा में बीजू जनता दल से सत्ता छीनने का प्रयास करेगी, जहां वो मुख्य विपक्षी पार्टी के भूमिका के रूप में उभर कर सामने आई है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में 147 सदस्य विधानसभा में से जहां 112 सीट बीजू जनता दल चुनाव जीती थी, तो 25 सीटों पर चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल था। यद्यपि 2019 के परिणाम को देखते हुए बीजू जनता दल ने एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हुए विधानसभा से लेकर के सड़क तक जिस प्रकार से मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाई, उसको देखते हुए लगता है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बीजू जनता दल से सत्ता छीनने का प्रयास करते हुए दिखाई देगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है कि इस बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बरकरार रखने की चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में चल रही है। उस सरकार को बरकरार रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। यद्यपि 2019 के चुनावों का अध्ययन करें तो जहां विधानसभा में 60 सदस्य विधानसभा में 45 क्षेत्रों में 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, वहीं लोकसभा की दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता किरण रिजिजू और तापिर गाओ अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते हैं। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता को रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में प्रतीकात्मक राजनीति भी करते हुए दिखाई देगी, जहां अरुणाचल प्रदेश को अब देश के अन्य भागों से रेल कनेक्टिविटी मिल गई है। इसका भी प्रयोग आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो सिक्किम में बागडोगरा को जिस प्रकार से एयरलाइन से बाई एयर हवाई मार्ग से सिक्किम के बागडोगरा को जिस प्रकार से देश के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ा गया है, इससे निश्चित रूप से सिक्किम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसको एक इशू बनाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदर्शन था वो शून्य पर था, लेकिन बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद भारतीय जनता पार्टी सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में आ गई। बाद के हुए 3 विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम में विधानसभा चुनाव में जीत के अभियान की भी शुरुआत कर दी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी नजर सिक्किम में एक मजबूती के साथ टिकी हुई है। अभी इसी महीने हुए राज्यसभा के चुनाव में दोरजी ग्लेक्टा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य बनने में सफल हुए,
जो सिक्किम के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति राज्यसभा में संसद के ऊपरी सदन में का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जो वहां सत्तारूढ़ है प्रेम सिंह तमांग गोले के नेतृत्व में, उस गठबंधन सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। ऐसे में 2024 में सिक्किम में फिर से यह गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का गठबंधन, लोगों की पहली पसंद बन सकता है। यह पूर्व फुटबॉलर, भारत के पूर्व स्टार फुटबॉल खिलाड़ी बाइचेंग भूटिया को सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हो जाने से निश्चित रूप से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को एक अच्छा चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। तो असम में, आंध्र प्रदेश विधानसभा में मुख्य मुकाबला YS राजशेखर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी के YSRCP के साथ चंद्रबाबू नायडू के TDP का मुकाबला होगा, जहां TDP के साथ पवन कल्याण की जनसेना भी गठबंधन में सहयोगी है। 2019 के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की भी स्थिति नगण्य थी, तो भारतीय जनता पार्टी भी जीरो पर ही थी। ऐसे में आंध्र प्रदेश में दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में YS राजशेखर रेड्डी के बाद ही कांग्रेस का हालत खराब हो गई थी। ऐसे में जगनमोहन रेड्डी को चुनौती देने के लिए YS राजशेखर रेड्डी के पुत्री शर्मिला को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया गया है। देखना यह दिलचस्प होगा कि YSR शर्मिला क्या जगनमोहन रेड्डी को चुनौती दे पाती है या नहीं। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ TDP गठबंधन करने को इच्छुक दिखाई देती है, लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कई बार जगनमोहन रेड्डी ने सपोर्ट किया है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी क्या TDP के साथ गठबंधन करेगी या नहीं, इसको लेकर एक संशय बना हुआ है। ऐसे हालत को देखते हुए आंध्र प्रदेश में चतुष्कोणीय मुकाबला की उम्मीद की जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी जगनमोहन रेड्डी ने एक तरफा चुनाव जीता था, तो लोकसभा में भी 22 सीटें, 25 में से 22 सीटें जीतने में सफल हुई थी। 3 सीट पर TDP का कब्जा था। गौरतलब है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ इन 4 राज्यों के विधानसभा का चुनाव होना है, जहां अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को रिटर्न रखने की कोशिश करेगी, तो उड़ीसा में सत्ता छीनने का प्रयास करेगी। सिक्किम में भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बरकरार रखने का प्रयास करेगी। तो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी अपने लिए कुछ चुनावी सफलता अर्जित कर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने का प्रयास करेगी। उड़ीसा में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूती देने का प्रयास करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता किसके फेवर में वोट करती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।